हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट या जिसको आप मोस्ट एक्सपेक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहते हैं उनको डिस्कस करने की। बेटा आंसर राइटिंग एक आर्ट होता है और अगर उसमें आप एक्सपर्ट हो गए तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम फर्दर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, और किस ऑर्गेनिज्म में ये होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। पासिंग ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू हार्ट ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी, कि बॉडी में से तो एक बार घूम रहा है लेकिन हार्ट में दो बार जब उसका एंट्री और एग्जिट हो जाए देन इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो फिशेज को छोड़ के जो दूसरा पार्ट है हमारा, फिशेज को छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में डबल सर्कुलेशन बेटा देखने को मिलता है। सिर्फ फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन होगा। तो कैसे होता है देखिए, लंग्स में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम प्योर ब्लड भी कहते हैं। तो लंग्स से ये प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन की हेल्प से आ जाता है राइट सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और यहां पे बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, बाइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट है। अब ये प्योर ब्लड लार्जेस्ट आर्टरी ओटा के थ्रू बॉडी पार्ट में जाएगा और वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और इसी प्रोसेस में CO2 ऐड हो जाती है। CO2 ऐड हो गई तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा इसको अपर और लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके राइट एट्रियम में भेज देते हैं। राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है, जहां से पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स में ले जाती है फॉर प्योरिफिकेशन। तो देखिए, एक बार लंग से लेफ्ट ऑरिकल में एंट्री हुई ब्लड की, दूसरी बार वेना केवा से राइट ऑरिकल में एंट्री हुई, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले तो प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, मिक्सिंग नहीं होने देता। एंड सेकेंडली इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई है। तो जब मिक्सिंग नहीं है प्योर और इम्प्योर ब्लड की, मतलब हमारे लिए हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवेलेबल है जिससे हम वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते रह सकते हैं, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। ठीक है, सो दिस इज डबल सर्कुलेशन। दूसरा क्वेश्चन, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता बट ये फिर भी बहुत एसेंशियल होता है डाइजेशन प्रोसेस के लिए। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए बेटा, बाइल जूस में क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। बाइल जूस में होता है बाइल सोल्ट एंड बाइल पिगमेंट, बाइल सोल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट दो है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिडिन, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिडिन। ये येलो कलर का पिगमेंट है, अगर इसकी एक्सेस हो जाती है हमारी बॉडी में तो इट कॉजेज जॉन्डिस। अब ये जो बाइल सोल्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं, दे हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है कि फैट ड्रॉपलेट जो है वो लार्ज साइज के होते हैं। जब बाइल सोल्ट्स इनके ऊपर एक्ट करते हैं तो इसको स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो स्मॉल सरफेस एरिया से लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हो जाता है, वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं एंड दे कैन बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करें तो जब वो अंदर एंटर होता है तो मिसल फॉर्मेशन होती है, मिसल्स चेंजेस इनटू काइलोमाइक्रोन्स। बट टू मेक इट सिंप्लीफाइड आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, बाइल सॉल्ट के हेल्प से वो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं एंड इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड उनका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो जाता है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और सेल के साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको आप पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं या पायरुवेट भी कह सकते हैं। एंड पायरुवेट डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन है, सॉरी ये एब्सेंस दिखाया हुआ है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन है जैसा कि यीस्ट में होता है, तो इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है, साथ में CO2 और एनर्जी रिलीज होती है, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन देयर इज अ लैक, मतलब टेम्पररी कंडीशन है, हम फास्ट रनिंग करते हैं, विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है एंड दिस कंडीशन इज नोन एज मसल फटीग। मसल फटीग की कंडीशन हो गई, ठीक है। लेकिन जब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ये 3 पाथवे नॉर्मली पायरुवेट फॉलो करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अच्छा, एक चीज और आपको मैं यहां पे बता दूं, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फर्मेंटेशन कहा जाता है बेटा। एंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे एल्कोहल बना है तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बन जाए तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप बिना देखे एक बार ट्राई कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है नंबर्स दिए हुए हैं 1 to 8, यहां पे क्या क्या आएगा आप एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। बेटा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से लिख के नहीं देखेंगे, हम लोग कितना भी करवा दें आपको उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला नहीं। प्रैक्टिस, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में आपको न्यूट्रिशन प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। तो बेसिक चीज आपको पता है, क्या पता है आपको कि जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है इसके कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, सॉरी। तो सबसे पहला इजेशन, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं कि जो अमीबा है जैसे उसको फूड पार्टिकल्स दिखाई देते हैं सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन हो जाती है, सूडोपोडिया इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो सूडोपोडिया बन गया यहां पे। अब यहां पे सेल में प्रेजेंट है एक वैक्यूल, इस वैक्यूल को हम सिंपल वैक्यूल कहेंगे भी। एक न्यूक्लियस एक वैक्यूल, जैसे ही इसने फूड कैप्चर किया सेकंड स्टेप हुआ, दैट इज नोन एज सॉरी इंजेशन, इंजेशन ही है। तो जो वैक्यूल है अब इसमें फूड एंटर हुआ, नाउ इट इज नोन एज या इट इज चेंज इनटू फूड वैक्यूल। सिंपल वैक्यूल फूड की एंट्री की वजह से फूड वैक्यूल में चेंज हो गया, फूड कैप्चरिंग हो गई। नाउ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट हियर, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करते हैं। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गए तो इसका मतलब डाइजेशन हो रहा है। सो थर्ड स्टेप सॉरी सेकंड स्टेप दैट इज डाइजेशन, डाइजेशन फूड वैक्यूल में हो गया और उसके बाद डिफ्यूजन हो जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में, सो दैट इज नोन एज फोर्थ स्टेप। मैं एक स्टेप आगे क्यों चल रहा हूं, दैट इज थर्ड स्टेप विच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के ही एक्सटेंशन के थ्रू बाहर चला जाता है एंड दैट फोर्थ स्टेप इज नोन एज इजेशन, मूव टू सेल सरफेस एंड थ्रोन आउट। तो इन 4 स्टेप में न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में, वेदर इससे मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लंग्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया फॉर इफेक्टिव गैस एक्सचेंज। एक और चीज मैं आपके लिए यहां पे क्लियर कर दूं, डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। तो सरफेस एरिया इफेक्टिव गैस एक्सचेंज के लिए जरूरी होता है, ये तो आप समझ गए। कैसे होता है, तो देखिए दिस ट्रैकिया
changes into two branches and one branch enters into the lungs of respective side. अब हर लंग के अंदर जो ब्रांच एंटर हुई उसको कहा जाता है बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई. दिस प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर चेंजेस और ब्रेक्स डाउन इनटू, उसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा इनटू, उसको हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई. दिस सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर चेंजेस और ब्रेक्स डाउन इनटू, जो फाइन ब्रांचिंग होगी उसको क्या कह देंगे अब, टर्सरी ब्रोंकाई. सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई बन जाते हैं. फ्रॉम दिस ब्रोंकाई, इनमें सब में आप याद रखिएगा कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं. ब्रोंकाई में कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं. नाउ दिस ब्रोंकाई चेंजेस इनटू स्टिल फाइन ब्रांचेस, जिनको हम कहेंगे बच्चों ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स तीन टाइप के होते हैं, लोब्यूलर, रेस्पिरेटरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल. तीन ब्रोंक्यूल होते हैं. एंड ब्रोंक्यूल गिव राइज टू दिस ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर alveoli, and bunch of alveoli is known as alveolar sac. Bunch of alveoli is known as alveolar sac. So alveoli are site of gas exchange. Alveoli are site of gaseous exchange. तो इस एक्सटेंसिव ब्रांचिंग की वजह से जो टोटल सरफेस एरिया है इनसाइड लंग्स रीचेज अप टू 80 मीटर स्क्वायर, जो कि एक टेनिस बॉल जो कोर्ट होता है उसके बराबर हो जाता है. एंड इट इज वेरी इफेक्टिव इन गैसेस एक्सचेंज. याद रहेगा. चलिए, ब्रीथिंग मैकेनिज्म दो स्टेप में कंप्लीट होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी कहते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. तो देखिए, आप खुद फील कीजिए, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, जो रिब्स है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रिब मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. तो पहले रिब की पोजीशन देखनी है. उसकी वजह से जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो दो टाइप के, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें एक रिलैक्स करेगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेगी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी. तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब से अटैच्ड हैं, दे आल्सो रेज्ड अप, ये भी रेज अप हो जाती हैं. उसकी वजह से जो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाता है, डायाफ्राम बिकम्स फ्लैट. दिस इज थर्ड स्टेप. अब डायाफ्राम फ्लैट हो गया तो जो थोरेसिक कैविटी थी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है बेटा. वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस. जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर जो है एल्वेओलाई में डिक्रीज हो गया. बाहर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बाहर एटमॉस्फेयर में हाई है, लंग्स में एल्वेओलाई में कम हो गया. हमें पता है गैसेस डिफ्यूज करती हैं हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ, तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाती है. दैट इज इनहेलेशन. अब जब सांस छोड़ोगे तो क्या होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा, जस्ट रिवर्स करते चले जाइए चीजों को. जो रिब केज है वो सांस छोड़ के देखो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेगा. उसकी वजह से उसके साथ जो अटैच इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगे. तो डायाफ्राम जब रिलैक्स करेगा तो वो हो जाएगा डोम शेप्ड. डायाफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड. तो डोम शेप्ड होने की वजह से जो सरफेस एरिया है या थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो, क्योंकि ये ऐसे से ऐसे हो गया, तो एरिया वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, तो प्रेशर जो कम एरिया है तो प्रेशर बढ़ जाएगा. और CO2 ऑलरेडी एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही थी हमारी बॉडी में, तो पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ जाता है, बाहर कम है तो हाई से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ CO2 बाहर मूव कर जाती है. याद रह जाएगा, बिल्कुल सिंपल है. चलिए जी, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स. तो देखो बड़ा सिंपल सा तरीका याद रखना है. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनता है दो चीजों से, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम करता है वाटर प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, और जो फ्लोएम है वो करता है फूड का ट्रांसपोर्ट.
कंपोनेंट दोनों के आप यहाँ पे देख सकते हैं। जाइलम में क्या होते हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, 4 चीजों से मिलकर जाइलम बनता है। इसी तरह फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये पूरी सिव ट्यूब होगी जिसमें सिव प्लेट है, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, दोनों से मिलकर ये बना होता है। अब दोनों को अगर कंपेयर करें जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट को, तो जाइलम पहला काम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होगा। तीसरा, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं जो जाइलम के थ्रू होता है, और फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई एटीपी इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ पे एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। उसके बाद वेरियस थियरीज आर देयर, जिसमें से एक आती है ट्रांसपिरेशन पुल थियरी, कि वाटर के जो अपर पार्ट्स हैं वहां से वाटर प्लांट के जो अपर पार्ट्स हैं वहां से वाटर लॉस होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो गया, लेकिन जो अपर पार्ट्स हैं वहां पे इसलिए पार्शियल प्रेशर कम हो गया, पार्शियल प्रेशर डाउन, लेकिन जो रूट्स हैं वहां पे पार्शियल प्रेशर वाटर का भी हाई है, और तो इसकी वजह से देयर इज अ गैप, नीचे पार्शियल प्रेशर ज्यादा ऊपर कम, तो एक गैप क्रिएट हो गया, और किसकी वजह से हुआ, ट्रांसपिरेशन की वजह से। सो टू फिल दैट गैप वाटर इज रेज्ड अप, मूव अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल, एंड वाटर इज सप्लाइड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें आप साथ में दो डायग्राम और प्रैक्टिस कीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां से देख के भी आप लिख सकते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को 2 स्टेप में स्टडी किया जाता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, 3 फेजेस हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल के हेल्प से प्लांट्स। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो ये लाइट एनर्जी है इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, तो इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। थर्ड स्टेप इज फोटोलिसिस या लाइसिस, जो भी आप कहना चाहो। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका सनलाइट की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होगा तो उसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहेंगे। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन करेंगे। एडीपी से एटीपी और एनएडीपीएच, ये दोनों कहलाएंगे बेटा एसिमिलेटरी पावर। इनको क्या कहते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच इज नोन एज एसिमिलेटरी पावर, एंड दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच बना, जिसमें एनर्जी स्टोर्ड है, इसलिए इसको एसिमिलेटरी पावर कहा जाता है। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर डार्क फेज। तो डार्क फेज में क्या होता है, सेकंड में फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 occurs। तो CO2 कंबाइन कर जाएगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म स्टार्च। अब एक चीज और याद रखनी है, यहां पे फूड का जो स्टोरेज होगा प्लांट में वो तो स्टार्च के फॉर्म में होगा, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट होगा तो वो होगा बच्चों सुक्रोज की फॉर्म में। याद रहेगा, सुक्रोज के फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या है, एक तरफ से एफेरेंट आर्टरी आती है और ये जो दूसरी तरफ से निकल रही है इसको इफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं। एफेरेंट आर्टरियोल लाने वाली, इफेरेंट ले जाने वाली। ये बोमेंस कैप्सूल है, ये वाला जो कैप्सूल है स्ट्रक्चर है। तो ग्लोमेरुलस
प्लस बोमेंस कैप्सूल, इसको कंबाइंडली कहा जाता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। 3 स्टेप में बच्चों प्रोसेस पूरी होती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब फाइन, फाइन फिल्ट्रेशन। तो जो एफेरेंट आर्टरी ब्लड कैरी करती है उसमें जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो इस बोमेंस कैप्सूल की डबल वॉल के थ्रू फिल्टर होकर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। तो जो फिल्ट्रेट है वो फाइन प्रोसेस के थ्रू आता है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। अब सेकंड स्टेप होता है दैट इज नोन एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो ये आया फिल्ट्रेट, इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं यूजफुल फॉर्म में जिनको बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से लेकर और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वहां पे कुछ कुछ चीजें दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ एनले का, वो किसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है? सोडियम और क्लोराइड आयंस। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इसके अलावा यहां से अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है बेटा, इट इज impermeable to ions और permeable to water। और ascending limb में उल्टा है, ascending limb इज उल्टा हो जाएगा, impermeable to water but permeable to ions। distal convoluted tubule में selective reabsorption of, दो चीजों का selective reabsorption होता है यहां पे, water and sodium ions। सोडियम प्लस वाटर का selective reabsorption कंडीशनल है। और फिर जो सोल्यूट्स हैं वो कुछ और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो कलेक्टेड रीअब्जॉर्ब्ड इन कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए यहां पे आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। ये ग्लोमेरुलस है, ये इधर से एफरेंट आर्ट्रियोल इंप्योर ब्लड लेके आती है, जो फिल्ट्रेट है वो यहां पास हो गया, फिल्ट्रेट यहां पे पास हो गया। तो ये पहला स्टेप क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल की वॉल्स के थ्रू हो रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और यहां कलेक्टिंग डक्ट तक अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इट इज नोन एज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। एंड फाइनली जो वेस्ट है, यूरिया है जिसमें यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, वो यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, तो इट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो 3 स्टेप में पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी बेटा। नाउ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन और उसके डिफरेंट पार्ट्स, प्रोसेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। ये डायग्राम आपको देखना है, ये प्रोसेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। अफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल, ये दोनों एक नेटवर्क बनाते हैं कैपिलरीज का, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस मिलके क्या बना देंगे? मालपीजियन ट्यूब्यूल। उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, ये वाला है, ये इसका जो है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में भी थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाओ तो थिक और थिन सेगमेंट होते हैं, दिख रहा होगा आपको। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेज लूप, इसमें भी थिन और थिक सेगमेंट, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। दीज आर वेरियस पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है बच्चों किडनी का। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी जो भी कहना चाहो क्वेश्चंस हैं, इसमें से कोई भी अभी भी कंफ्यूजन आपको है, कोई भी डाउट आपको है, कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं है, तो आप बायोनीति के कमेंट सेक्शन पे आ जाओ बेटा। आपको पता है आपका स्टडी डेस्टिनेशन, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप बताओ कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट डिस्कस करना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताकर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वन शॉट वीडियो तीनों हमने डाल दी है पीसीबी की, जिसमें पूरा सिलेबस आपका हाफ ईयरली का कंप्लीट हो गया। तो पढ़ते रहिए। गुड लक।